चलो बिस्मिल्लाह करते हैं बेटा, रिज्यूम करते हैं सेशन को। अब बारी है थ्योरी के एक टॉपिक की, जो है एथिक्स। एथिक्स पे थ्योरी में काफ़ी दफ़ा सवाल बना है। सबसे इंपॉर्टेंट तरीन एरिया उसका हम पहले करेंगे और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एथिक्स के अंदर ना कुछ चीज़ें सीधी सी हैं और कुछ चीज़ें काफ़ी मुश्किल हैं। पहले तो देखते हैं एथिक्स है क्या, और इतना कुछ आप कैसे याद करोगे। ये आराम से 20 मिनट का टॉपिक है टोटल, और 20 मिनट में ही हो जाएगा। ये मैं लिटरली बता रहा हूँ, 20 को 25 भी नहीं करूंगा। अगर ऑब्वियसली आपने मेरे मेथड को चेंज किया तो फिर तो ऑब्वियसली आगे जाएगा। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले आपको बात ये समझानी है दोस्तों, एथिक्स कहते हैं किसको है? राइट एंड रॉन्ग। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग? राइट एंड रॉन्ग को बेटा एथिक्स कहते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ओके, स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ओके बेटा, तो आते हैं तो अगर एथिक्स को समझना है तो पहले तो ये देखो कि टैक्स के निज़ाम में स्टेक होल्डर कौन कौन है, कौन लोग हैं जो टैक्स के इस खेल में प्लेयर्स बनते हैं। सबसे बड़ा प्लेयर है लॉ मेकर, जो टैक्स लॉ बनाता है। पार्लियामेंट या लेजिस्लेटर, टैक्स का लॉ बनाने वाले। फिर उस लॉ को इंप्लीमेंट करने वाले टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये दो प्लेयर हो गए। अब ये किन पे अप्लाई करते हैं, किन से खेलते हैं? टैक्स पेयर। तीसरा हो गया टैक्स पेयर। अब टैक्स पेयर की मदद कौन करता है? टैक्स एडवाइजर। तो चार प्लेयर हैं इस खेल में, लॉ मेकर, टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स एडवाइजर और टैक्स पेयर। टैक्स एडवाइजर में आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अब हमें पता होना चाहिए कि इन चारों ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। ये एथिक्स है। तो अगर आप थोड़ी सी हिम्मत रखो और चंद टेक्निक को समझ लो तो आपको ये टॉपिक पढ़े बगैर याद हो सकता है। क्यों? उनके लिए राइट एंड रॉन्ग वही तो है जो मुआशरे का राइट एंड रॉन्ग है। क्या एक टैक्स ऑफिसर को गिफ्ट लेना चाहिए? गिफ्ट लेना चाहिए? नहीं। क्या उसको लॉ सिलेक्टिवली अप्लाई करना चाहिए या यूनिफॉर्मली इस्तेमाल करना चाहिए? अपनी पावर मिसयूज करनी चाहिए? यस भाई, एक टैक्स एडवाइजर अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखे या बता दे? सीक्रेट रखे। क्या एक टैक्स एडवाइजर को लॉ पे अपडेटेड होना चाहिए या खैर रिलैक्स हो जाए? वो देखो रिलैक्स हो जाए। अपडेटेड रहेगा तो काम होगा ना, वरना तो गलतियां कर जाएगा, बेस्ट सर्विस नहीं दे सकेगा। तो मुझे एक बात बताएं, यही चीजें ही तो एथिक्स है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो मैं इजीली इजी चीज को बाद में पढ़ाता हूं, पहले मुश्किल चीज पढ़ाऊंगा जिस पे बार बार सवाल आता है। वो मुश्किल है क्योंकि वो टेक्निकल स्टफ है, और वो है एथिक्स के ये वाला सेकंड पेज। ये सेकंड पेज मैंने अलग इसीलिए किया था कि ये थोड़ा मुश्किल है। क्या लिखा है? कोड ऑफ एथिक्स फॉर, ये है इसका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली बात। हाँ, इस चीज को, ये है बेटा टॉपिक जो कि एथिक्स से बार बार पूछता है। पास पेपर उठा के देखोगे आपको हर दूसरी दफा ये नजर दिखेगा, एथिक्स पूछा और उसमें से ये पूछा। बेटा चैप्टर 1 2 3 से 8 नंबर का सवाल बनता है। अब तक वो एक ही चीज पे 8 नंबर रख देता है, तो 8 नंबर का हो सकता है। दो तरीके हैं चैप्टर 1 2 3 पे सवाल बनाने के। एक, सारा 8 नंबर एक पे रखा, या दो पार्ट्स कर दिए, पार्ट ए पार्ट बी, चार चार नंबर रख दिए। पार्ट ए पार्ट बी चैप्टर 1 2 3 कहीं से भी उठा सकता है, पार्ट बी भी इसी तरह कर सकता है, सेम चैप्टर से रख सकता है। ओके, चले अब आए इस पे। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट का टैक्स एडवाइजरी सर्विस देना दुनिया भर में मोस्ट कॉमन चीज है।
पहला सवाल, क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स एडवाइजरी सर्विसेज दे सकता है? आंसर इज यस। अब वो जो टैक्स एडवाइजरी सर्विसेज दे रहा है, किसको दे रहा है? किसी भी टैक्स पेयर को। प्रॉब्लम कब आएगा सुनना, अपनी फर्म के ऐसे क्लाइंट को जिसका आप ऑडिट करते हो, उसी को टैक्स एडवाइजरी देना जायज है कि नहीं है? कानूनन क्यों नहीं जायज भाई? बिल्कुल जायज है। किसने मना किया आपको? ऑडिट क्लाइंट को टैक्स एडवाइजरी सर्विस देना। और आगे सुनो, और ज्यादा प्रॉब्लम, ऐसा क्लाइंट जिसकी अकाउंटिंग कर रहे हो उसको टैक्स एडवाइजरी देना, ये है असल चीज प्रॉब्लम। अब आपने तवज्जो क्या करनी है, हम इस पूरी चीज को मैंने आसान करने के लिए बेटा क्या किया है, इस चैप्टर को मुझे पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आईकेप की बुक का वो हिस्सा जो इस चीज पे है उसको रिप्रोड्यूस कर दिया मैंने इस पे नोट्स में। और मुझे पता है ये मुश्किल है, समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने नोट्स भी बना दिए हैं। ये मेरे नोट्स हैं, बस आप नोट्स पढ़ोगे, बस आईकेप की बुक समझ नहीं आएगी आपको कि क्या कर रही है बात, मगर इसलिए लिख दिया ताकि बच्चे को इस टॉपिक पे रेफर ना करना पड़े बुक को। भाई बुनियादी चीज पे क्या बोला जा रहा है, आए नोट्स में सारी चीजें लिखी हैं, आपको मैं एक एक करके समझाता हूं। कॉन्टेक्स्ट मैंने समझा दिया, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि कौन सी सर्विसेज किस क्लाइंट को नहीं दी जा सकती। टैक्स सर्विसेज किस क्लाइंट को दे सकते हो, किस क्लाइंट को नहीं दे सकते। अभी जल्दी नहीं करें, इस नतीजा ना निकालें कि किस क्लाइंट को हम दे सकते हैं, अभी पढ़ा नहीं हमने। ओके चलें पहले आ जाएं। कहता है पॉइंट नंबर 1, प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट्स। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट्स may create सेल्फ रिव्यू और एडवोकेसी थ्रेट, ये दो थ्रेट्स क्रिएट कर रहा है। भाई देखें, आपको दोनों टर्म्स को समझना पड़ेगा, बस रिस्क क्रिएट हो रहा है। किस चीज का रिस्क क्रिएट हो रहा है भाई? सेल्फ रिव्यू थ्रेट या एडवोकेसी थ्रेट। Some services are prohibited in specific cases due to inability to eliminate the threat. ये थ्रेट एलिमिनेट नहीं हो सकेगी, तभी मना किया जाएगा कि ये सर्विसेज आप नहीं दे सकते। अब तक आपने क्या सुना कि भाई देखो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब सर्विसेज देता है किसी को, तो टैक्स सर्विसेज की कब इजाजत है, कब इजाजत नहीं है। जनरल रूल क्या है? इजाजत है। क्या आपने ऑडिट क्लाइंट को टैक्स सर्विसेज दे सकते हैं? आंसर इज यस। कब नहीं दे सकते? जब ये दो थ्रेड्स हो जाए, सेल्फ रिव्यू थ्रेड और एडवोकेसी थ्रेड। उसमें भी दो पॉसिबिलिटी हैं, ये थ्रेट एलिमिनेट कर दोगे तो सर्विस दे सकते हो, नहीं कर सकोगे तो सर्विस। ये है बेसिक पॉइंट। भाई अपने क्लाइंट को, अगर आप ऑडिट सर्विस के क्लाइंट को अगर आप टैक्स एडवाइजरी सर्विस देते हो तो दे सकते हो, नहीं दे सकोगे अगर तुम्हें दो सिचुएशन फेस करनी पड़े, सेल्फ रिव्यू और एडवोकेसी। मगर अगर सेल्फ रिव्यू और एडवोकेसी को डील करके एलिमिनेट कर सकते हो तो सर्विस दे सकते हो। ये बेसिक आइडिया। आ रहा हूं सारा कुछ। अभी शुरुआती ट्रेलर है, अभी तो आगे केस आएंगे, असल वो केस पे सवाल पूछता है। अब समझते हैं पहले सेल्फ रिव्यू क्या है। भाई एक बात सुने, मैं अपने काम को अच्छा रिव्यू करूंगा या मैं अपने काम को रिव्यू करते वक्त रिलैक्स हो जाऊंगा? काम अच्छा करेंगे मगर रिव्यू अच्छा नहीं कर सकते।
सेल्फ रिव्यू हमेशा प्रॉब्लमेटिक होता है भाई, गलतियां नजर ही नहीं आती। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड किसको कहते हैं? अपने ही काम को आप रिव्यू नहीं कर सकते भाई। अब सुने, एक क्लाइंट ने फर्म को कहा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा करते नहीं है, मेरा सेल्स लेजर, सेल्स का रिकॉर्ड तुम रखो, तुम बनाओ, आउटसोर्स कर दिया। आप उसका रिकॉर्ड रख रहे हो, खुद फर्म रख रही है, आप एडवाइजर हो, हाँ, अकाउंटिंग की सर्विस दे रहे हो जी, सेल्स किसने रिकॉर्ड किया? मैंने। तो इनकम टैक्स रिटर्न बनाते हुए सेल को डबल चेक करूंगा या उसकी बात पे सोचूंगा तक नहीं? क्यों नहीं सोचूंगा? मैंने ही बनाया, सही बनाया, तो फिगर उठा के सेल की वही दे दी। यही तो थ्रेट है, यही तो थ्रेट है कि अगर अकाउंटिंग सर्विस में एरर आ गया था तो वो टैक्स में भी आ जाएगा। तो आप ऐसी जगह किस थ्रेट को फेस करोगे? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट का क्या मतलब है? यू कैन नॉट रिव्यू योर ओन वर्क प्रॉपरली। एलिमिनेट कैसे करें? नहीं आएगा ना, मगर एलिमिनेट करने का तरीका है, पता है क्या है? किसी और बंदे से, उसका पार्टनर अलग हो, फिर इजाजत है। एक ने ऑडिट का काम किया, पार्टनर ही चेंज कर दो, टीम चेंज कर दो, तो वो डील हो गया, मसला हल हो गया, सेल्फ रिव्यू थ्रेट हैज बीन एलिमिनेटेड। तो अकाउंट्स बनाने वाली टीम अलग, टैक्स वाली टीम अलग। इसीलिए आपने देखा होगा हर फर्म में, आपको सबको पता है कि इसीलिए हर फर्म में टैक्स अलग, ऑडिट अलग। दिस इज द रीजन, क्योंकि उसके पास सेल्फ रिव्यू थ्रेट होता है, वरना सेम क्लाइंट को सर्विस नहीं दे सकेंगे वो। आई बात समझ? इसीलिए टैक्स अलग किया जाता है, उसका पार्टनर अलग, उसकी टीम अलग। ओके। एडवोकेसी थ्रेट क्या है भाई? आप अपनी चीज को एडवोकेट बन जाओगे ना, आपने खुद फिगर्स बनाई है, लड़ जाओगे ना टैक्स डिपार्टमेंट के सामने, नहीं ये सही है। एडवोकेसी थ्रेट क्या होता है? अपने ही काम को आप उसकी वकालत करोगे, उसको डिफेंड करोगे, और कल फ्रॉड निकल आया तो खुद फंस जाओगे। तो भाई इसका मतलब काम किसी और का। सुने, एक दफा किसी केस में एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अपने लेटर हेड पे खतो किताबत करते थे टैक्स पेयर के बिहाफ पे, नोटिस दिया, उसका जवाब उसके लेटर पैड पे आता है, डियर मिस्टर कमिश्नर, डियर सर, आपने ये नोटिस दिया, ये हमारा जवाब है, ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट हम ये जवाब दे रहे हैं आपको। उसी क्लाइंट का एक दफा खत आया क्लाइंट के लेटर हेड पे, यार ये तो क्या क्लाइंट चला गया क्या उसका? अगली दफा ये पूछा, क्लाइंट चला गया? नहीं सर, क्लाइंट तो नहीं गया। तो फिर आप जवाब देते थे, वो उस कंपनी ने क्यों दिया? खुद नहीं बता रहा, बताया नहीं, नहीं सर वो तो ऐसे ही था, ये था, वो था, इस तरह करके कोई बहाना हो गया। मैंने कहा भाई ये तो कुछ गड़बड़ है भाई। तो वो किसी बाद में जैसे होता है, सालों बाद मिला, मुझे याद आ गया, मैं कहा यार तूने मुझे जवाब सही नहीं दिया था। कहता सर आज मैं आपको सही जवाब दूंगा, क्योंकि अब वो पुरानी चीज हो गई है, अब ना आप वहां पे हो ना अभी कुछ उसका नुकसान होगा। कहता है क्लाइंट की उस ट्रांजेक्शन पे मुझे ही शक था, मैं कैसे अपने लेटर हेड पे लाऊं उसको, कि कल अगर गलत निकले तो मैं भी तो फंस सकता हूं ना। कहता मुझे ही शक है क्लाइंट पे, मैं कैसे उसकी तरफ से लिखूंगा। तो एडवोकेसी थ्रेट देख रहे हो? एडवोकेसी क्या है? गलत चीज की एडवोकेसी नहीं करना, गलत चीज की एडवोकेसी। क्योंकि सुन लो, जब आप क्लाइंट के एडवोकेट बन रहे हो तो उसकी गलत चीज के भी एडवोकेट बन रहे हो, रिस्क। ये दो रिस्क है कि नहीं है? टैक्स सर्विसेज में ये दो रिस्क है कि नहीं है? है या नहीं है? हैं। कहता है डील करो, सबको सर्विस दे सकते हो। समझ आई? एडवोकेसी थ्रेट क्या है? क्योंकि किसी के वकील बन के पेश हो रहे होते हो वहां पे, उसकी बात को डिफेंड कर रहे होते हो, और गलत निकल आई तो। एक मजे की बात बताता हूं, नाम नहीं लूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि उनको बड़े
पाकिस्तान के टैक्स एडवाइजरी का बहुत बड़ा नाम है। तुम लोग बड़े कमीने हो, फौरी से नाम लेना शुरू कर देते हो, ये और हो सकता है उनका सही भी नाम ले लो तुम, शायद कोई नहीं नाम भी सही दे दे। वो देखा मुझे पता था ये कहेगा। नाम नहीं ले, देखिए दोस्त हैं सारे, इसीलिए नाम नहीं ले। एक दफा ट्रिब्यूनल में अपीयर हुए, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, अपील केस लड़ा, डिपार्टमेंट की तरफ से भी केस लड़ा गया। वो केस में जब फैसला लिखा गया तो वो जज से लड़ पड़े। होता है ना, ट्रिब्यूनल का मेंबर था, नहीं ये ट्रांजैक्शन ऐसे नहीं है, ट्रांजैक्शन ऐसे है, ट्रांजैक्शन वैसे है, वो चलता है वहां पे। ऑर्डर में उसके खुद के लिए ऐसे लफ्ज आ गए ना, मार दिया, बड़े स्ट्रॉन्ग लफ्ज उसने लिख दिए जज ने उसके खिलाफ। अब मजे की बात क्या, वो एक बड़ी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई एक ऑर्डर में आ जाए उसकी पूरी रेपुटेशन गिर जाएगी भाई। किसी न्यूज़पेपर को हाथ लग जाए, भागते हुए गए, अपील फाइल की, ये लफ्ज क्यों लिखे आप लोगों ने, उसको हटवाया लफ्जों, क्योंकि एडवोकेसी थ्रेड है कि नहीं है, इसको एडवोकेसी थ्रेड कहते हैं भाई। फर्म का नाम स्टेक पे आ गया, एडवोकेसी थ्रेड है। वकील बन रहे हो तो उसका रिस्क है। तुम्हारा एडवोकेसी थ्रेड में देखूंगा वीडियो में, देखे। तो बेटा ये दो थ्रेड्स होती हैं इस प्रोफेशन में, ओके, समझ आ गया। मैं क्यों इस पे बेटा थोड़ा काम मेहनत कर रहा हूं, ताकि आसान कर दूं, सही है। दो थ्रेड पता चल गए। सेल्फ रिव्यू कब होता है, अपने ही काम को काम किया, वही काम टैक्स रिटर्न में जा रहा है, तो टैक्स रिटर्न भी तुम बनाओ, वो काम भी तुम, बेस भी तुमने बनाया, तो टैक्स रिव्यू तो आ गया ना, सेल्फ रिव्यू थ्रेड। एडवोकेसी क्या है, टैक्स पेयर का काम है, आप डिफेंड कर रहे हो, वो गलत आप भी गलत। ये दो थ्रेड्स होती हैं इस काम में। आए अब पढ़ो, प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट्स में क्रिएट, सही है, समझ आ गया, दोनों मुकम्मल समझ आ गया। सम सर्विसेज आर प्रोहिबिटेड इन स्पेसिफिक केसेस, वो अभी आएंगे। ड्यू टू, क्यों आएंगी, क्यों मना है, क्योंकि ये थ्रेड्स एलिमिनेट नहीं हो सकती डिस्पाइट कि आप सेफगार्ड्स यूज कर रहे हो। एक सेफगार्ड क्या था, पार्टनर अलग कर दो, ये सेफगार्ड है, मगर उसके बावजूद भी अगर थ्रेट एलिमिनेट ना हो सर्विस नहीं दे सकोगे। वो केसेस आ रहे हैं। फैक्टर्स, ये थ्रेट इवेल्युएट करने के फैक्टर्स क्या हैं। पहला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब क्या है, मंगनी नहीं, वो इसका मतलब है सर्विस का एंगेजमेंट, ओके। हर दफा जब क्लाइंट किसी को हायर करता है तो एंगेजमेंट लेटर साइन होता है, उसमें नेचर होती है कि भाई किस काम के लिए हायर कर रहे हो मुझे, जी रिटर्न फाइल करने के लिए, नोटिस का जवाब देने के लिए, अपील फाइल करने के लिए, तो उससे पता चलेगा ना, मैंने भाई काम ही हल्का लिया है, मेरा तो रिस्क ही नहीं है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर क्या है एंगेजमेंट की, वो देखी जाएगी। क्लाइंट एम्प्लॉय लेवल ऑफ, अब देखिए ना, क्लाइंट के पास भी तो लोग होंगे ना जो काम जानते हैं। भाई डेटा तो क्लाइंट बना रहा है, टैक्स का डेटा तो उसका पास है, उसकी बेस पे मैं रिटर्न बनाऊंगा। तो अगर उसके पास अच्छे लोग हैं, उसके अकाउंटेंट को टैक्स आता है, तो हमारा रिस्क कम हो जाएगा। एंगेजमेंट ही मैंने थोड़ी सी पकड़ी है, मैंने हर काम का जिम्मा थोड़ी लिया है, तो मेरा रिस्क कम हो जाएगा। मैंने सारा का सारा जिम्मा थोड़ी लिया है उसका, सिर्फ एक लिमिटेड जिम्मा लिया। रोल ऑफ द फर्म या नेटवर्क फर्म, नेटवर्क फर्म जो है ना, ये बड़ी बड़ी जैसे पीडब्ल्यूसी, ये नेटवर्क है। नेटवर्क फर्म उसको कहते हैं जो कि इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा हो। तो पीडब्ल्यूसी इज अ नेटवर्क, केपीएमजी इज अ नेटवर्क, ठीक है। तो कोई भी फर्म या नेटवर्क फर्म, उसका रोल इन द टैक्स प्रोसेस एंड सिस्टम यूज्ड बाय अथॉरिटीज। अब टैक्स प्रोसेस का जो टैक्स अथॉरिटीज हैं, इसकी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। एक फर्म, नेटवर्क फर्म नहीं थी, सिर्फ फर्म थी, छोटी फर्म है, वो एक सिस्टम यूज कर रहे हैं, एफबीआर का आइरिस सिस्टम। आपको पता है आइरिस सिस्टम में हर टैक्स पेयर का अलग पासवर्ड होता है, जो कि फर्म के पास होता है। फर्म ने एंट्री करनी है, उसका रिटर्न फाइल करना है। यार ऐसे ऐसे फ्रॉड होते हैं ना। उसने मुझे फोन किया,
सर हम बड़े मसले में आ गए, जरा आपकी गाइडेंस चाहिए। क्या हो गया? सर हमारे ही क्लाइंट का एक रिटर्न फाइल हुआ है गलत, सेल ऐसे लोगों को दिखा दी गई जिनको सेल हुई नहीं, और रिटर्न नकली है। मसला यह है कि पासवर्ड हमारे पास था, अब हम क्या करें? तो मैंने कहा जी पासवर्ड तो आपसे ही गया होगा, कौन लोग हैं आपके पास? कहते सर टोटल 3 लोगों के पास पासवर्ड है। मैं हूं फर्म का ओनर, एक मेरे मैनेजर हैं और एक एक्स मैनेजर था। मैंने कहा ये जो एक्स मैनेजर है कब गया, किस किस्म के ताल्लुकात थे? अरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने कहा जी देखो ये एक्स हो चुका है ना, तो कोई ना कोई गड़बड़ तो यहीं से हुई होगी। सर हो ही नहीं सकता, कमाल का बंदा है सर, ये वो। मैंने कहा जी आपको नहीं पता, हम तो देखते हैं। आप उनको कहें, फोन करें, बात करें कि भाई उसने तो किसी को पासवर्ड नहीं दिया, उसे गलती तो नहीं हुई। उसने कहा उससे तो गलती नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा एक तो टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी इन्फॉर्म कर दे, खत लिखें, और दूसरा एफआईए को भी खत लिख दे, ताकि उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन हो। आपको पता है कौन निकला उसके पीछे? वही एक्स मैनेजर। कितना बड़ा रिस्क है। एफबीआर का सिस्टम, जो सिस्टम आप ऊपर क्या लिखा है, थ्रेट कैसे इवेल्युएट करेंगे, थ्रेट कम है कि थ्रेट ज्यादा है। मैं फर्म की इज्जत, फर्म की क्रेडिबिलिटी, फर्म की गुडविल, फर्म का नाम, ये सारी चीजें रिस्क पे आ जाएंगी जिस गेम में खेल रहे हो तुम। तो देखें तो सही, तो फैक्टर पहला क्या था, एंगेजमेंट किस किस्म की है, कितना काम ले रहे हो। दूसरा क्या था, क्लाइंट के पास जो लोग ये डेटा बनाते हैं, जो चीजें बनाते हैं, क्या एक्सपर्ट हैं भी कि नहीं है। और तीसरा क्या है, सिस्टम और प्रोसेस कौन सा यूज हो रहा है, उसमें कितना रिस्क है। इससे हमें पता चलता है कि थ्रेड कितनी है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्स लॉ, भाई ये डिग्री ऑफ द जजमेंट नीडेड। देखें आप, जजमेंट का मतलब यहां पे क्या है, एस्टिमेट्स, एस्टिमेट लगाते हैं ना, जज करते हैं ना, ये यूं होगा। भाई पहली बात ये, लॉ कॉम्प्लेक्स होगा तो आपका ओपिनियन गलत भी तो आ सकता है कल, फिर क्या रिस्क है ना। क्योंकि जब अकाउंटिंग में हम देखते हैं तो वहां गलती के मार्जिन नहीं है, इधर है, इधर है, इंटरप्रिटेशन होती है। तो आप इन चारों चीजों से क्या डिटरमिन करोगे, नहीं, इवैल्यूएट करेंगे थ्रेट की सिविरिटी, किस लेवल का थ्रेट है। समझ आ गया भाई आपको बच्चों? और ये एक्सप्लेन करते हुए जो मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टॉपिक था, आपको समझ आ रहा था। क्लियर? अच्छा आए, ये आईकेप का वही, और ये मेरे नोट्स देख रहे हो कितने छोटे कर दिए। ये बात समझ आई ना आपको, ये समझ तो आ गया ना। आए जी नोट्स पे आए, सही हो गया। अब जरा सुनिएगा ये क्या लिखा है। नोट्स के जरिए हम वही चीज पढ़ रहे हैं, सारी वही है, सब कुछ वही है, मगर ऑब्वियसली मैंने जरा आसान करके बताया है। क्योंकि आईकेप की बुक नहीं होती तो हमारी वैल्यू नहीं होती। क्योंकि आईकेप की बुक देख के ही हमें कहता है यार ये बड़ा अच्छा टीचर है, क्योंकि वहां से तो बच्चों को समझ आता कुछ नहीं है। वरना तो सेल्फ स्टडी कर लेता बच्चा, और सेल्फ स्टडी टेक्स्ट में करना वैसे ही मुश्किल है, आईकेप की बुक ने उसको इम्पॉसिबल बना दिया है। और मैं दुआ देता हूँ उस बंदे को जिसने बुक बनाई, क्योंकि उसकी वजह से ही हमारी इज्जत बढ़ती है। ठीक है मुझे कुछ पता है। इसकी पहली बुक, ये दूसरी बुक क्या है कि अपने जो रिलीज की थी, पहली बुक को मैंने ही अलहमदा बंद कराया था। हाँ, पहली बुक में बहुत गलतियां थी। आप बाहर वाला नहीं, पाकिस्तानी है, पहली बुक के अंदर बहुत ज्यादा एरर थे। आगे बढ़ो। अच्छा जी, यूजुअली नो एथिकल थ्रेट, भाई किस चीज पे एथिकल थ्रेट नहीं है, ये देखो रिटर्न फाइल करने में। भाई इसका मतलब क्या है, रिटर्न फाइल करते रहो, कोई टेंशन नहीं लो भाई। खैर है, सर्विस कौन सी है, रिटर्न फाइलिंग सर्विस। टैक्स सर्विस में भी बहुत सारी सर्विसेज आ सकती हैं। टैक्स सर्विस की किस सर्विस की बात हो रही है, सब सर्विसेज की बात नहीं हो रही भाई। किसकी बात हो रही है,
रिटर्न की, रिटर्न सर्विस, रिटर्न फाइलिंग सर्विस। ओके हो गई बात? क्या लिखा है? रिटर्न फाइलिंग सर्विस पे भाई मेरी बात सुनो, क्लाइंट डेटा दे रहा है, दे रहा है, आप उसकी बेसिस पे रिटर्न बना रहे हो, बना रहे हो, ठीक है। गलती होगी तो किसका काम? क्लाइंट का। तुमने डेटा दिया, मैं क्या करूं? सेल भी तुम्हारी, परचेज भी तुम्हारी, मैं तो टैक्स लॉ जानता हूं, मैंने रिटर्न बना दिया आपका। इस पे कोई खास थ्रेट नहीं है। मगर नेचर ऑफ सर्विस असिस्टिंग, हम क्या कर रहे हैं? असिस्टिंग विथ रिपोर्टिंग एंड प्रिपरेशन। रिपोर्टिंग एंड प्रिपेयर कर रहे हैं, रिटर्न उसका बना रहे हैं। ये फिगर यहां आ गई, अच्छा ये यहां आ गया, ओके जी हो गया, ओके जी ऑनलाइन अपलोड कर दो, ये सर्विस दे रहे हैं उसको। ड्राफ्टिंग रिटर्न, कैलकुलेटिंग टैक्स ड्यूज, एडवाइसिंग ऑन पास्ट ट्रांजेक्शंस, क्योंकि वो पिछले साल का रिटर्न होता है, पीछे उसको बताएंगे ओ यार तूने बेड़ा गर्क कर दिया है अपना, ये क्यों किया ऐसा, इस ट्रांजेक्शन से तो टैक्स तुम्हारा बढ़ गया, इस ट्रांजेक्शन को यूं करते तो तुम्हारा टैक्स बच जाता। ये एडवाइस भी की जा सकती है। रीजन हिस्टोरिकल डेटा है, पुराना डेटा है, रिटर्न आज के साल पे थोड़ी बनता है, पिछले साल पे बनता है। इन्वॉल्व प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस एग्जिस्टिंग लॉज एंड प्रैक्टिस का होता है, इसमें अथॉरिटीज कंडक्ट देयर। मगर मसला क्या है कि टैक्स अथॉरिटीज उसको रिव्यू करेंगी। समरी यह है कि टैक्स रिटर्न में यूजुअली कोई एथिकल थ्रेड नहीं होता। आगे जाएं, ये है टॉपिक बेटा। अब आता है लास्ट बॉक्स, और ये समझना है, सवाल इसी पे बनता है बेटा, सवाल इस पे बनता है। ये जो ये वाला बॉक्स है इस पे सवाल बनता है, और काफी दफा बनाए, बहुत दफा बनाए। पहले आपने देखना है कि एक सीए फर्म क्या नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी को और पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी को टैक्स सर्विसेज दे सकती है कि नहीं दे सकती। यहां पे आपको क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी, पब्लिक इंटरेस्ट और नॉन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट की कंपनी, पब्लिक लिमिटेड नहीं बोला, पब्लिक इंटरेस्ट बोला। ऐसी एंटिटी जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप हो, और दूसरी जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप ना हो, प्राइवेट सेक्टर। फॉर पब्लिक इंटरेस्ट अलग रूल है और फॉर नॉन पब्लिक इंटरेस्ट अलग रूल है। पहले देखते हैं नॉन पब्लिक इंटरेस्ट यानी आम प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, उनके लिए रूल क्या है। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, उसके लिए रूल क्या है? थ्रेट में बी रिड्यूस्ड। कौन सी थ्रेट? दो। कौन सी दो? सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी। कैसे रिड्यूस करोगे? यूज ऑफ कौन? टैक्स का काम किससे करवाओगे? नॉन ऑडिट से। दोनों अलग कर दो, पार्टनर चेंज कर दो। टैक्स का काम ऑडिट पार्टनर नहीं करेगा, ऑडिट पार्टनर करेगा, थ्रेट रहेगा। फिर इंडिपेंडेंट रिव्यू करवाओ। यानी इसका मतलब क्या है? काम तो आपने किया, टैक्स एडवाइजरी भी आप ही दे रहे हो, मगर अपना किया हुआ काम खुद रिव्यू नहीं करो। चलो पार्टनर अलग नहीं किया, पार्टनर सेम है दोनों काम के लिए, मगर रिव्यू किसी और पार्टनर से करा दिया। अकाउंटिंग का काम मैंने किया, टैक्स का काम मैंने किया, मगर फिर अकाउंटिंग काम को रिव्यू करवा रहा हूं। किससे? इंडिपेंडेंट से, जिसने उस काम को खुद नहीं किया था, किसी और का काम रिव्यू कर रहा है। तो दो तरीके से ये रिस्क आप कम कर सकते हो। कौन से दो तरीके हैं? या तो टीम ही अलग कर दो, या फिर रिव्यू करवाओ उसको। टीम सेम है तो रिव्यू करवाओ, एक एक काम ही अलग करवाओ। मिसाल ले ले, इंग्रेडिएंट्स हैं, उन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके केक बनता है। चाय कोई और बनाए, केक कोई और बनाए, या फिर दोनों एक ही बनाए बट एक बंदा उसको रिव्यू करे कि केक सही बनाया कि नहीं बनाया। तो रिव्यू करने वाला काम नहीं कर रहा, किसी के किए हुए काम को रिव्यू कर रहा है। आए जरा, अब अगर गौर से सुनिएगा मेरी बात, अब अगर किसी फर्म ने रिड्यूस किया हुआ है रेट को, तो अपने ही ऑडिट क्लाइंट को वो सर्विसेज दे सकते हैं। कब? जब उन्होंने थ्रेट को
रिड्यूस किया हो। कैसे? इस मेथड से। सेकंड चीज, पब्लिक इंटरेस्ट की सूरत में ये देखिएगा, गवर्नमेंट कंपनी है, क्या लिखा है? फर्म और नेटवर्क फर्म मस्ट नॉट प्रिपेयर, मना कर दिया। टैक्स कैलकुलेशंस फॉर अकाउंटिंग एंटिटीज दैट आर मटेरियल, कहता है अगर आपने काम किया है उसका, अकाउंटिंग भी आपने की, अब आप उसका टैक्स काम नहीं कर सकते, बशर्ते के वो जो अकाउंटिंग का काम था वो मटेरियल था, मटेरियलिटी, हल्का फुल्का नहीं था। आगे क्या लिखा है? इफ हम इमटेरियल, सेम सेफगार्ड्स अप्लाई करने पड़ेंगे ये वाले। इसका मतलब क्या है? पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए फिर एक और चीज देखनी पड़ेगी, सिर्फ सेफगार्ड्स नहीं अप्लाई करेंगे, बल्कि देखेंगे काम की नेचर क्या है। अगर वो मटेरियल का मतलब क्या? सेल्स की फिगर्स, मटेरियल की क्या? कॉस्ट की फिगर्स, एक्सपेंस की फिगर्स, ये काम किया है अगर आपने। मगर अगर आपने सपोज उनको कोई रिपोर्ट बना के दिए, कोई फिजिबिलिटी बना के दिए, ये मटेरियल काम है यार, इसका ताल्लुक थोड़ी है फिगर से, ऐसे केस में सेम सेफगार्ड्स अप्लाई करोगे तो सर्विस दे सकते हो। अब मैं आपसे जरा एक जुमला पूछना चाहता हूं, किन केसेस में टैक्स एडवाइजरी सर्विसेज फर्म को मनाए? यही तो आपसे पूछना है मैंने, कौन सी एंटिटी के लिए? आप बताओ ना भाई। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज में एक केस में मना किया गया है टैक्स एडवाइजरी सर्विस से, और वो कौन सी है? अगर आपने अकाउंटिंग सर्विस जो उनको दी है वो मटेरियल है फॉर टैक्स रिटर्न, तो फिर टैक्स का काम आप नहीं कर सकोगे, और अगर वो इमटेरियल है तो फिर टैक्स का काम कर सकोगे, बशर्ते कि तुमने सेफगार्ड्स रखे हो। ये जो अभी 2-3 जुमले मैंने बोले ना, ये चीजें वो एग्जामिन करता है। मटेरियल है तो सेफगार्ड भी काम नहीं करेंगे, शाबाश, मटेरियल नहीं कर सकते। हां अलबत्ता सुनिएगा, नॉन पब्लिक इंटरेस्ट में सेफगार्ड हो, मटेरियल के इमटेरियल सर्विस दे सकते हो। नॉन पब्लिक में मटेरियल हो, इमटेरियल हो, आपकी सर्विस, आपने सेफगार्ड्स प्लेस किए हुए हैं, सर्विस दे सकते हो। यह है टॉपिक आपका। अब 2 लाइनें ऊपर वाली पढ़ लें बस। कहता है कि टैक्स कैलकुलेशंस फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज ऑल ऑडिट क्लाइंट्स होंगे। कहता है प्रिपेयर कर रहे हैं आप करंट या डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशंस, ये क्या कर रहा है? सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट कर रहा है। तो इसमें क्या होगा? वेदर टैक्स अमाउंट अफेक्ट, उससे अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? मटेरियलिटी का मतलब क्या है कि आपकी उस फिगर से जो अकाउंटिंग की है, टैक्स की कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर फर्क पड़ेगा, मटेरियल सर्विस से। फिर आगे चल के क्या कहता है? कंपनी में फर्क कर लो, पब्लिक इंटरेस्ट, नॉन पब्लिक इंटरेस्ट। ऑनलाइन समझ आ गया बेटा? ये था आपका सबसे बड़ा टॉपिक। यस, सही हो गया। कहां पे? नहीं 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 नहीं, ये 2 अलग अलग केसेस हैं, और ऑल क्लाइंट्स पे ये बात अप्लाई करती है, चाहे कोई भी हो। भाई देखो, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या मतलब इसका। कहता है ये फैक्टर कंसिडर होगा, कब होगा वो नीचे बता रहे हैं, हर जगह कम कंसिडर थोड़ी होगा, ठीक है। अच्छा बेटा, अब ना एक सीधा सीधा पॉइंट है, राइट साइड पे देखिएगा, ये बहुत आसान है, आपने पढ़ा भी होता है इकोनॉमिक्स में, इस वजह से इजी है। इसको कहते हैं कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। इसके टेक्स्ट पे नहीं जाना बेटा, ये बहुत आसान है, मैं वजाहत करूंगा ना तो उन लफ्जों को नोट करो बस। सबसे पहले कैनन ऑफ टैक्सेशन कहते हैं किसको? कैनन का मतलब होता है बेसिक प्रिंसिपल। टैक्स का निजाम अच्छा है या टैक्स का निजाम बुरा है, हम उस निजाम में ये बातें देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये निजाम कितना अच्छा है। प्रिंसिपल्स हैं ये। सबसे पहला कैनन कौन सा है? इक्वलिटी का। टैक्स का निजाम सबको
इक्वल रखें। अब यहाँ इक्वल का मतलब क्या है सुनिएगा। इक्वल लफ्ज की दो मीनिंग है, एक लिटरल और एक इंसाफ पे मबनी। इक्वल का मतलब अगर लिटरल लेंगे तो सब टैक्स पेयर को एक जैसी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। एक बंदा 5 करोड़ रुपए कमाता है और एक बंदा 5 लाख रुपए कमाता है, दोनों को बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि लॉ इक्वल इक्वल तो दोनों को सेम टैक्स देना पड़ेगा। ये इक्वलिटी है, मगर यहां ये मीनिंग नहीं है। यहां पे ये इक्वलिटी मतलब नहीं है। इक्वलिटी का यहां मतलब है सबको सेम ट्रीटमेंट देना, मगर कैसे? इंसाफ वाली। मसलन आपकी इनकम जब 2 लाख रुपए हो जाएगी, आप पे टैक्स नहीं है। इनकी इनकम 2 लाख रुपए होगी, इन पे भी टैक्स नहीं है। आपकी इनकम 8 लाख हो जाएगी तो टैक्स देंगे, इनकी इनकम 8 लाख होगी तो टैक्स देंगे। कितना? जितना आप दोगे इतना ये देंगे। इसकी मतलब ये है सबको एक जैसी ट्रीटमेंट दो। एक जैसी का यहां मतलब क्या है? सबको बराबरी नहीं। बराबरी का मतलब क्या है? सबने एक जैसा टैक्स देना है? नहीं, ऐसे नहीं है। इसलिए एक वर्ड और है, उसको कहते हैं इक्विटी। तो यहां मतलब है इक्विटी हो। इक्विटी क्या है? 6 लाख रुपए वाला बंदा टैक्स नहीं देगा तो कोई भी नहीं देगा। ऐसे हम नहीं करेंगे, नहीं नहीं ये 6 लाख रुपए वाला टैक्स दे दे। तो पहला कैनन क्या है कि आपने जुडिशियल फेयरनेस, जस्टिस रखनी है। ओके। दूसरा क्या है? सर्टेनिटी। क्या मतलब है सर्टेनिटी? आपको पता हो कि इस साल अगर मैंने कमाए हैं 20 लाख तो मेरे पे कितना टैक्स बनता है, आप बता सकते हो, सर्टेन है। इसको समझाने के लिए पुराने दौर की एक मिसाल देनी पड़ेगी। आपको पता है कि पुराने दौर में जब ये किंग्स हुआ करते थे तो टैक्स का निज़ाम सर्टेन नहीं था। सर्टेन का मतलब क्या है? आपको पता ही नहीं था कि इस साल मुझसे बादशाह सलामत कितना टैक्स लेंगे। तो क्यों? क्योंकि फसल ही नहीं हुई। एग्रीकल्चर इनकम पे बड़ा टैक्स हुआ करता था, सबसे बड़ा टैक्स एग्रीकल्चर होता था उस दौर में, लैंड टैक्स। तो पता कैसे चलता था कि टैक्स कितना है? कहते जब फसल उगाती है ना, फिर आ जाता है हुक्मरान की तरफ से बंदा, और फिर वो उस वक्त बताता है कि जी आपकी फसल पे 40% का टैक्स है। आपको पता है शेरशाह सूरी, जिसने जीटी रोड वगैरह बनाया, 4 साल के करीब उसकी हुकूमत रही, 4 साढ़े 4 साल, बड़े काम किए उसने। शेरशाह सूरी की बड़ी तारीफ होती है, ठीक है। और उसी के बनाए हुए निज़ाम को अकबर ने आगे चलाया था, और अकबर द ग्रेट इसीलिए बना क्योंकि वो शेरशाह सूरी बुनियाद रख के गया था। तो शेरशाह सूरी की जो इतनी तारीफ करते हैं, सुन ले उसका टैक्स रेट कितना होता था पता है? 70%। शेरशाह सूरी के जो, हाँ 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 हाँ, 70% वो फसल ले जाते थे। 70% फसल लेके जाते थे उसकी, 30% खुद रखो बस, ठीक है। मगर शेरशाह सूरी ने जो काम किए ना, उस वजह से उसकी तारीफ ज़्यादा है। क्यों? कि उसने आवाम के लिए अमन और बाकी चीज़ें भी प्रोवाइड की थी। वो कहते थे कि जब आप घर से रात को तो उस वक्त कोई इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी थी, तो लोग सफ़र नहीं करते थे। कौन सा? तो ये वाली जो बात है ना सर्टेनिटी, उस वक्त सर्टेनिटी नहीं थी, मगर हमें है इस वक्त, क्योंकि बुक में लिखा है, लॉ में लिखा है। तो क्या हमारा निज़ाम सर्टेन है? हाँ जी सर्टेन है, हमें पता है। स्लैब रेट रख दिए गए। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। तीसरा है कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। पेमेंट कैसे करते हैं हम? बैंक में। आपको मैं एक बताता हूँ एक टैक्स का कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट किसको कहते हैं। कराची में एक स्टूडेंट ने मुझे कॉल की, सर मैं आपके ऑफिस में बैठा हूँ, खड़ा हूँ, मुझे टैक्स देना है, कोई ले नहीं रहा। मैंने कहा बेटा हमारे ऑफिस में तो इस तरह टैक्स थोड़ी आता है, कलेक्ट नहीं होता हमारा, तो चूंकि वो ऑनलाइन सिस्टम है तो बंदा बैंक जाता है, ऑफिस थोड़ी आता है। नहीं नहीं सर, वो मुझे अब्बा ने कहा था कि आप ऑफिस जाएंगे ना, वहाँ पे काउंटर होगा, वहाँ पेमेंट जमा करेंगे। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा बेटा चलो मुझे बता दो किस ऑफिस गए हुए हो। तो जो उसने ऑफिस बताया ना, तो एक्साइज एंड टैक्सेशन का था, वो गाड़ी का टैक्स देने गया था। मैंने कहा नहीं बेटा ये बिहार का ऑफिस नहीं है, ये दूसरा ऑफिस है, ठीक है। तो कहता है सर मैं क्या करूँ?
मैंने कहा मुझे क्या पता, ये मेरा ऑफिस थोड़ी है कि मैं तुम्हें गाइड करूँ, मुझे क्या पता उस उनका सिस्टम क्या है, तो किसी से पूछ ले। तो देखिए जिस जगह पे आपको पैसे लेके खड़े हों लोग और लेने वाला कोई नहीं, तो पेमेंट का सिस्टम ईजी है कि मुश्किल है? मुश्किल है। पेमेंट का सिस्टम क्या होना चाहिए? घर बैठे पे कर दो। ओके, आप देखिए आपको पता है कुछ ऐसे टैक्सेस हैं उनमें टैक्स देने के लिए ना, पेमेंट करने के लिए पहले चालान लेना पड़ता है। टैक्स ऑफिस जाओगे ना पहले, पुराने दौर की बात कर रहा हूँ, अभी भी कुछ प्रोविंशियल टैक्सेस हैं। देखिए ब्यूरोक्रेट के हाथ में चीजें छोड़ दें, मैं खुद ब्यूरोक्रेट हूँ बेटा, ब्यूरोक्रेट के हाथ में चीजें छोड़ दें, वो अपनी पावर बढ़ाते जाएंगे। वो कहेंगे हमें पावर ज्यादा हो। पावर किससे ज्यादा हो? ऐसे प्रोसेस बनाएंगे जिसमें अवाम जलील हो। और जस्टिफिकेशन तो कुछ भी बन सकती है ना, तो इसीलिए ज़रूरी क्या है, एक ऐसा निज़ाम हो ना सिस्टम में जिसमें वो गवर्नमेंट के पास इनपुट आए रिसर्च इदारों से। एनीवे खैर पॉइंट जो है मेरा ये है कि अगर हमें पेमेंट करने की पहला चालान किससे लेना पड़ेगा? सरकारी इदारों से। वो पहले बताएंगे कि कितनी पेमेंट बनती है, फिर जाके मैं पे करूँगा, तो मैं चालान ही लेने जाऊँगा। आपको पता है गाड़ियों का एक्साइज टैक्स लोग कब पे करते हैं? ट्रांसफ़र के वक्त, क्योंकि ईजी टू पे थोड़ी है। अगर आपका ईजी टू पे अब बन गया है, अभी काफ़ी हद तक बन गया है, मोबाइल पे कर दो, टेक्नोलॉजी की वजह से। चक्कर भी क्यों लगाऊं मैं? मेरी गाड़ी है, मैं यहाँ से टिक 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 करके पे कर दूं, खत्म बात। वो तो आप तो फिर हर जलालत से बचने के लिए मैं जाता ही नहीं हूँ फिर। आई बात समझ? क्लियर हो गई भाई? अच्छा बेटा 3 कैनन हो गए, कौन से कैनन थे? इक्वलिटी, सर्टेनिटी, अच्छा इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन क्या है? हमने टैक्स यार एक इसमें ना मैं इनसे पूछूंगा, एक सीनियर थे, डिस्क्राइब तो करोगे ना, थोड़ा सा तो डिस्क्राइब, मीनिंग तो बताओगे ना इसको क्या है? डिपेंड कर रहा है, सवाल पे भी डिपेंड कर रहा है। क्या लिस्ट डाउन तो लिस्ट कर दो, और अगर कहता है डिस्क्राइब तो थोड़ा लिखोगे, मीनिंग तो समझा दो ना यार, रट्टा तो नहीं लगाओगे ना इस तरह। आपको पता है एक टैक्स कलेक्ट हुआ, अब मुझसे डिटेल नहीं पूछना क्योंकि अभी मेरे पास कुछ डिटेल नहीं है, किसी एक प्रोविंशियल टैक्स की बात कर रहा हूँ। मुझे किसी सीनियर ने कहा कि यार ये फला प्रोविंस, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहता, खामखा बायस ना हो जाए, क्या पता वो बात ही गलत हो। कहते यार यहाँ पे मैं आया हूँ और एक टैक्स कलेक्ट होता है, टैक्स की टोटल कलेक्शन जो है वो 2 करोड़ रुपए की है साल की। कहता है उसको कलेक्ट करने के लिए जो ऑफिस बनाया गया है उस पर 8 करोड़ रुपए का खर्च है। यार ना सर, सीनियर था ना सर, ऐसा? हाँ यार, टैक्स कलेक्ट कितना हुआ? 2 करोड़। कलेक्ट करने के लिए खर्चा कितना हुआ? 8 करोड़। वाह ना, रेंट होगा, बिल्डिंग का होगा, ब्यूरोक्रेट होंगे तो गाड़ियां भी होंगी, तो ड्राइवर भी होंगे, तो बंगले भी होंगे, तो फिर तो ऐसा तो होगा ना। तो आपको मैं बता चुका हूँ ना, मुल्क गरीबों का नहीं। एक और बात सुने, हाँ हाँ, लॉन्ग टर्म क्या अगर प्लानिंग हो, मगर लॉन्ग टर्म क्या 30 साल से हो चुके हैं उसको, फिर और कितना वेट करेंगे, लोगों को अवेयरनेस कितनी देंगे। एक और बात सुने चले, आपको पता है एफबीआर की बात कर रहा हूँ, एफबीआर जितना टैक्स कलेक्ट करता है खुद उस पर खर्चा कितना आता है पता है? दुनिया भर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि कलेक्शन का 1.5% उस इदारे पे खर्च होना चाहिए। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। एफबीआर का लेस देन 1% है। सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग क्योंकि कलेक्शन इतनी ज़्यादा है ना, तुम उस अमाउंट को नहीं देखो जो खर्च करते हैं वो, मगर कलेक्शन कितनी ज़्यादा है। अच्छा तो मैं मुझे भी इस चीज़ का ना इल्म, मतलब इस तरह नहीं था, अभी मैं इस्लामाबाद में आया और मुझे पता चला कि ये लेस देन 1% है, तो मैं बोल सकता हूँ इस वक्त भी लेस देन 1% है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे मुल्क के लिए, पूरे पूरे मुल्क की बात हो रही है। चलो आप एग्री करें या ना करें, मगर बात सुनो, इकोनॉमी तो समझ आ गई ना यानी कलेक्शन पे खर्चा कम से कम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि टैक्स कलेक्ट करते हुए
कलेक्शन पे इतना खर्चा कर दो कि पहली मिसाल हो जाए, वो टैक्स फिर बुरा होगा। इवन आधा पैसा टैक्स कलेक्शन में जा रहा है, 20% जा रहा है। दुनिया में क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, कितने पैसे जाने चाहिए टैक्स कलेक्शन पे? 1.5% जाना चाहिए बस, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इकोनॉमी का क्या मतलब है जी? कम से कम पैसे खर्च करके ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो। 4 कैनन समझ आ गए? ये चारों कैनन इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन के सिस्टम में भी मौजूद है, मिनोअन, कोई चेंज नहीं है। इनको कहते हैं एडम स्मिथ के कैनन, ये चारों एडम स्मिथ ने दिए थे। उसके बाद आने वाले इकोनॉमिस्ट ने ये भी कहा है कि ये भी कैनन होने चाहिए। एक है प्रोडक्टिविटी, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसके लिए 2 वर्ड्स याद कर लें, ये फिस्कल एडिक्वेसी। क्या मतलब है फिस्कल एडिक्वेसी? देखो, एक टैक्स लगाना चाहते हैं हम, किस चीज पे? किसी भी चीज पे, इनकम पे, सेल पे। मगर अगला सवाल क्या होता है, क्या ये टैक्स जिस चीज पे हम लगा रहे हैं सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट करेगा या नहीं करेगा? हमारे मुल्क में मैं मिसाल देता हूं, हम डिजिटल सर्विसेज टैक्स ले आए, डिजिटल सर्विसेज को टैक्स कर दें, है ही नहीं, तो फिर क्या टैक्स आएगा? कम। तो फिर हम क्या कहेंगे उस टैक्स के लिए? फिस्कल एडिक्वेसी नहीं है इसमें। फिस्कल एडिक्वेसी का क्या मतलब है कि ये टैक्स लगाएंगे तो सफिशिएंट फंड्स आएंगे, अच्छा रेवेन्यू आएगा। तो टैक्स कौन सा लगाना चाहिए? जो क्या करे? फिस्कल एडिक्वेसी करे, जो प्रोडक्टिविटी हो, जिसमें आप टैक्स लगा रहे हो तो मतलब कुत्ता खाया मजा भी नहीं आया, तो फायदा क्या? मैं टैक्स लगा रहे हो तो कुछ पैसे तो आए, इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी या एडिक्वेसी। ठीक है। इलास्टिसिटी क्या है भाई? इलास्टिक हो, टैक्स इलास्टिक कैसे हो सकता है? टैक्स इलास्टिक कैसे हो सकता है भाई? आप देखिए, इकोनॉमी, सुनिएगा इस बात को, इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो टैक्स भी ग्रो करेगा। इकोनॉमी ग्रो करे, टैक्स वहीं के वहीं हो, ये इनइलास्टिक है। इकोनॉमी ग्रो करेगी, टैक्स भी ग्रो करे। मगर अगर इकोनॉमी ग्रो करे और टैक्स नहीं ग्रो कर रहा तो ये इनइलास्टिक हो जाएगा। इलास्टिक का क्या मतलब हुआ कि आपका ये देखें, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी। इनकम बढ़ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, टैक्स भी बढ़ रहा है। ओके, तो हाँ हो क्या, बट यहाँ पे बेटा एक और चीज भी है। सपोज कर लें एक टैक्स लगाया गया जिसको पोल टैक्स कहते हैं। पोल टैक्स का क्या मतलब? पर पर्सन टैक्स। अगर मैं आपसे कहूं कि सारे मुल्क के लोगों पे एक टैक्स फिक्स कर दिया जाए कि हर बंदा साल का 5,000 देगा, तो इकोनॉमी से लिंक थोड़ी होगा ये। इकोनॉमी ग्रो कर रही है फिर भी टैक्स वहीं का वहीं होगा, क्योंकि पर बंदा है, तो ये इन इलास्टिक है। मैं आप इनकम टैक्स की बात करता हूँ, इनकम टैक्स इलास्टिक है कि नहीं है? कैसे इलास्टिक है? क्योंकि इनकम पे, इनकम बढ़ने से वैसे ही बढ़ जाएगा। सेल्स टैक्स इलास्टिक है कि नहीं है? सेल बढ़ने से, रेट तो सेम रहेगा मगर सेल बढ़ने से, उसको कहते हैं इलास्टिक। तो पोल टैक्स क्या है? इन इलास्टिक। पोल, POLL, पोल पर्सन को कहते हैं, पर्सन टैक्स। अगर किसी पर्सन पे टैक्स हो तो जिजिया का पता है? जिजिया इस्लाम में जो नॉन मुस्लिम टैक्स देते हैं स्टेट को, तो जिजिया कहते हैं, वो पोल टैक्स है, पर बंदा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो किसी और एंगल से रखा गया, इस एंगल से थोड़ी रखा गया है। मगर हम आज की, आप मुझे एक बात बताएं, स्टेट पहली दुनिया में जब पहले थे तो स्टेट वक्त के साथ बढ़ी है या श्रिंक हुई है? बढ़ी है। क्या क्या सर्विस नहीं देते, तो टैक्स की जरूरत भी बढ़ गई ना। तो बढ़ गई तो सिस्टम भी अकॉर्डिंगली चेंज हुआ। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है भाई? वो तो इलास्टिसिटी में हो गया। ये कहता है कि जी वो जो अथॉरिटीज है ना, नहीं 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 नहीं, ये कुछ और चीज है। अथॉरिटीज है ना, अथॉरिटीज वो जब चाहे चेंज कर दें सिस्टम को, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। यार हम तो इसको बुरा समझते हैं, ये तो उसको अच्छा कह रहा है।
भाई टैक्स स्ट्रक्चर अथॉरिटीज जब चाहे, देखो मेरी बात सुनो, हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, हर साल एवरी ईयर टैक्स लॉ में चेंजेस होती हैं, एवरी ईयर जून में टैक्स आता है और फाइनेंस एक्ट आता है। बेटा हर साल अगर ये चेंजेस होती हैं तो सोचने की बात ये है कि यार ये कौन सा सिस्टम है जो कि इनसे बन ही नहीं पा रहा। फाइनेंस एक्ट 2026, ये देखें फाइनेंस एक्ट 2026 ये मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। हर साल ये फाइनेंस बिल आता है, हर साल ये जो है ना इसको चेंज करते रहते हैं, हर साल एवरी ईयर। यस, क्यों? इकोनॉमी चेंज है, हालात चेंज हैं, जरूरतें चेंज हैं। अगर हम कहें नहीं जी अगले 5 साल तक हम लॉ में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो 5 साल में हालात भी तो सेम रखो। बिल्कुल आ सकती है, सर्टेनिटी आ सकती है। अब हमारे लिए क्या जरूरी है, सर्टेनिटी या मुल्क का टैक्स, ये भी तो देखना पड़ेगा ना, क्या चीज ले क्या ना ले। सर्टेनिटी लाओ, टैक्स को छोड़ दो। अब मुझे एक बात है, पाकिस्तान में डेटा सेंटर बना, कब बना? अभी बना ना, तो लास्ट ईयर था? नहीं था, तो उसका टैक्स का निजाम चेंज होगा ना। तो इस प्रिंसिपल को क्या कहेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ भाई फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि टैक्स के निजाम में चेंज लाना। फिर सिंप्लिसिटी, भाई देखो टैक्स जितना आसान होगा उतना इजी टू इम्प्लीमेंट होगा। और डाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ एक टैक्स पे ही अगर मुल्क चलाओगे और वो टैक्स गिरा तो सिस्टम गिर जाएगा। इसका मतलब है डाइवर्सिटी होनी चाहिए उसमें। डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? एक से ज्यादा टैक्सेस हो। मुझे अब एक एक करके जरा आप मुझे बताओ कि कौन कौन से इसमें आए। पहले कैनन कौन सा था यार? आधा कर दो, नहीं था कौन का है? चलो भाई बताओ, पहला कैनन, पहला कौन है? इक्वालिटी, राइट। दूसरा, बहुत ज्यादा यार, कुछ इसको काट के 3 से कर दो यार, सीरियसली। ओए होए होए। अच्छा जी, पहला क्या है दोस्तों? इक्वालिटी। दूसरा सर्टेनिटी। तीसरा कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट। चौथा इकोनॉमी। किसकी? इसका क्या मतलब था? खर्चा कम हो, शाबाश। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब था? सफिशिएंट टैक्स जनरेट करे। इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज से टैक्स पे फर्क पड़ना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? उसमें चेंजेस की जा सके। सिंप्लिसिटी क्या है? इजी टू इंप्लीमेंट एंड अंडरस्टैंड। डाइवर्सिटी क्या है? एक से ज्यादा टैक्सेस। अब ब्रेक कर लो बेटा। ब्रेक इसलिए जरूरी है कि हम कुछ खा रहे हैं, आप लोग जो है ना देख सकते हो खाते हुए, हम दे नहीं सकते आप लोगों को क्योंकि घर बैठे हैं आप लोग। हाँ भाई बेटा, इसमें एक और है, फिर खत्म। जिस पे ये एविएशन और ये बाकी इसकी जो चीजें हैं ना ये, हाँ बेटा ये बाकी तो कॉमन सेंस से मैं उसको कवर कर दूंगा, ये जरूरी है। बल्कि इसको पढ़ाता हूँ फिर ब्रेक करता हूँ, ठीक है। इसको कवर करके फिर मैं ब्रेक करता हूँ, ठीक है। अच्छा बेटी बात, एक बात समझिए, सुनिएगा बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टैक्स इवेशन और अवॉइडेंस दो लफ्जों में फर्क करते हैं। इवेशन का मतलब और पर्पस समझने से पहले सुन लो, इवेशन इलीगल है। इवेशन वर्ड ई, इवेशन इलीगल है। अवॉइडेंस ए, लीगल है। एडवाइजर इसी से कमाता है। इलीगल लॉ की वायलेशन करता है। लॉ में लिखा था ब्लैक, इसने कर दिया व्हाइट। लॉ में लिखा था व्हाइट, इसने कर दिया ग्रे। मगर लॉ की वायलेशन किए बगैर कोई बेनिफिट लेना चाहता है, उसको कहते हैं अवॉइडेंस। अब सबसे पहले सवाल पूछता है इनकी मीनिंग्स बताओ और उसकी ट्रीटमेंट बताओ। तो टैक्स अवॉइडेंस क्या है? लीगल। देखा है लीगल, अवॉइडेंस लीगल है, एवेजन इलीगल है। अवॉइडेंस में लॉ को फॉलो करते हुए टैक्स कम किया जाता है, बगैर लॉ की वायलेशन किए, बगैर कंट्राडिक्शन किए। मगर इवेजन में टैक्स कम होता है, लॉ की आउटराइट खिलाफ वर्जी।
लिखा था इनिशियल अलाउंस मिलेगा सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे, आपने गाड़ियों पे ले लिया। लिखा था पर्सनल एक्सपेंस माइनस नहीं हो सकता, आपने माइनस कर दिया। ये इवेजन है। लिखा था सारी इनकम बताओ, आपने आधी इनकम बताई नहीं, ये इवेजन है। अगर हमने एक एसेट परचेज किया और वो गोल्ड था, मगर हमने उस पे बनाए मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, सोने के चम्मच, और फिर हमने उसको बेचा तो उस पर टैक्स नहीं लगा, तो लॉ की क्या वायलेशन की हमने? कोई नहीं, क्योंकि लॉ ने कहा था कि अगर आपने मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बेचोगे तो उस पर टैक्स नहीं है। तो हमने सोना ही ऐसा इस्तेमाल कर दिया कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बन गई और उसको बेचने पे टैक्स नहीं लगा। भाई बात सुनो, ये कैट एंड माउस है। सवाल आया है जी, आप टैक्स ऑफिसर हैं, बाकियों को भी पता होगा एडवाइजर क्या क्या करते हैं, सब पता है, मगर कैट एंड माउस है। कैट एंड माउस समझते हो क्या है? कभी कैट जीतती है, कभी माउस जीतता है, हाँ, एक दूसरे के पीछे। देखिए बात ये है कि लॉ में चेंजेस हुई तो नया रास्ता निकल आएगा टैक्स बचाने का। एडवाइजर कभी नहीं बताता हमें कि ये रास्ता मैंने निकाला है, फिर वो किसी जरिए से सामने आ जाता है, हम कहते ओ हो इससे भी बचाता है, चलो लॉ में चेंज कर दो, फिर हम चेंज करते हैं। फिर वो कोई और रास्ता निकालता है, फिर हम कहते हो हो ये भी रास्ता है, चेंज करो लॉ को चेंज कर देते हैं हम। उसके बाद फिर वो कोई और रास्ता निकाल लेता है, तो चलता ही रहता है। ठीक है। अब ये वेयर पेमेंट ऑफ टैक्स इज अवॉइडेड थ्रू कंप्लाइंग, इसमें वर्ड है कंप्लाइंग, लॉ फॉलो करते हुए, कंप्लाई करते हुए। और ये क्या लिखा है? वेयर पेमेंट ऑफ टैक्स इज अवॉइडेड थ्रू इलीगल मीन्स, जैसे फ्रॉड, सीधा सीधा टैक्स ना देना। टैक्स अवॉइडेंस इज अंडरटेकिंग बाय टेकिंग, लूप होल्स होते हैं लॉ में, कोई एरर रह जाता है, कोई गलती रह जाती है, मगर लॉ में लिखा होता है, बाद में एहसास होता है। इसका एक लूप होल बताता हूं तुम लोगों को, जबरदस्त लूप होल, पहले भी बताया था, नहीं ऐसे डिस्कशन में किसी को किसी दिन कवर किया होगा। ये देखिए एक लॉ में लूप होल था। लूप होल क्या था कि जी ए ने एक एसेट परचेज किया 100 रुपए का, ए यही एसेट जब डिस्पोज करने लगा, तो एसेट हो चुका है 800 रुपए का, तो कैपिटल गेन या गेन आ रहा था 700 रुपए का, ये लिखा है लॉ में। मगर लॉ में एक और चीज भी थी, और क्या था कि ए अगर किसी दूसरे को गिफ्ट देगा तो ए का ये गिफ्ट टैक्स नहीं होगा। तो 100 रुपए का जो था, इसको जब मिला, जैसे गिफ्ट मिला, तो लॉ में लिखा होता था कि गिफ्ट जब मिले बेचते वक्त उसकी कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर ले लो। तो उसने क्या किया, गिफ्ट बी को दिया, उस वक्त फेयर मार्केट चल रहा था 800 रुपए, तो उसने गिफ्ट ए बी को दिया और बी ने फौरी से उसको बेच दिया। तो डिस्पोजल कितने पे हुआ? 800 पे हुआ, तो किसी पे भी टैक्स नहीं लगा। ये 700 रुपए गायब हो गए। प्लानिंग देखी कैसे की, क्यों? ये देख लो, इस ट्रांजैक्शन को समझो, आपको समझ आएगा लूप होल क्या होते हैं। ये लूप होल था लॉ में। क्या लिखा था कि गिफ्ट की सूरत में कॉस्ट क्या होगी बी के लिए, बेटे के लिए, बी के लिए क्या चला गया, हाँ इधर गिफ्ट, तो ए खुद बेचेगा या बेटे को गिफ्ट दे देगा? मगर यहां ये भी तो सवाल है ना, बेटे को गिफ्ट दे रहा है तो उसका डिस्पोजल हुआ नहीं। लॉ में लिखा है कि जब गिफ्ट देते हैं तो नॉन रिकॉग्निशन है, उसको टैक्स नहीं करते, ना ए के लिए टैक्स होगा ना बी के लिए टैक्स होगा, दोनों के लिए टैक्स नहीं होगा। तो एसेट का ट्रांसफर होना नॉन टैक्सेबल एक्टिविटी हो गई, ना ए पे लगा ना बी पे लगा, नहीं। मगर बी ने जब बेचा तो उस पर टैक्स लगेगा, मगर जीरो गेन। तो देखा, तो लॉ में क्या करना पड़ा हमें, मैंने बताया ना, जब हमें लूप होल पता चल जाता है हम क्या कहते हैं, पहले कहते हैं ओए ओए अच्छा ये भी लूप होल है, ऐसे बोलते हैं। तो हमने इसका ये खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, ये हमने खत्म कर दिया। हमने क्या कहा, हमने कहा देखो अगर डिस्पोजल करोगे ना खुद, ठीक है, मगर गिफ्ट दोगे ना तो गिफ्ट दे दो, कोई मसला नहीं, बी को गिफ्ट दे दो। अब हम पता है क्या लॉ में लिखा है, अभी गिफ्ट में लिखा है, अब इसकी कॉस्ट नहीं बताई हमने कि क्या होगी, फेयर मार्केट नहीं होगी,
मार्केट नहीं होगी तो कॉस्ट क्या होगी, वही 100 ओरिजिनल, 100 ओरिजिनल कॉस्ट, इसके लिए भी वही 100 ओरिजिनल होगी। देखिए वही गेन आ गया जो जिसे वो बचना चाह रहा था, ये देखो वही आ गया ना, अब वही साथ आ गया, ये इस तरह किया। तो लूप होल हमने क्या कर दिया, प्लग, तो नया लूप होल खुल जाता है। फिर परफेक्ट सिस्टम तो कहीं पे भी नहीं है, दुनिया के किसी निजाम में अभी तक कोई टैक्स लॉ नहीं बना जिसमें कोई लूप होल ना हो। सही है दोस्तों। तो अगर लूप होल्स को यूज कर रहे हैं तो अवॉइडेंस है, ठीक है। एविजन क्या है, अनफेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स लॉ की वायलेशन। टैक्स अवॉइडेंस इज डन थ्रू, टैक्स अवॉइडेंस इज डन नॉट थ्रू मेलाफाइड। मेलाफाइड या बेड इंटेंशन का मतलब होता है कि आप बदनियती से काम कर रहे हैं, नेक नियति से काम कर रहे हैं। टैक्स एवेजन इज अनलॉफुल, तो कहता है यार ये अवॉइडेंस जो होती है बदनियती नहीं होती। बदनियती का मतलब क्या है, फ्रॉड करना, ऑफेंस करना, क्राइम करना, नहीं ये तो कर ही नहीं रहा। टैक्स अवॉइडेंस लुक्स लाइक टैक्स प्लानिंग, टैक्स एवेजन इज ब्लेटेंट फ्रॉड। एग्जाम्पल ऑफ टैक्स अवॉइडेंस क्या है, यूज ऑफ डोनेटिंग, डोनेशन दोगे तो क्या मिलेगा, क्रेडिट। तो टैक्स कम करने के लिए डोनेशन दोगे या आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, मगर आप रिटर्न ही गलत फाइल कर रहे हो, इनकम ही नहीं बता रहे हो, फॉल्सिफाई कर रहे हो। ये बेटा टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। मोस्ट एग्जामिनेबल चीजें इसकी यही है जो मैंने एक्सप्लेन की। अब थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, कैपिटल गेन को रिवाइज करेंगे। थैंक यू बेटा, मैं इसको स्टॉप करता हूं, तब तक आप 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक कर लो, ठीक है। 5:50 हो रहा है, तो हम तकरीबन आ जाएंगे 15 मिनट के अंदर, ठीक है बेटा। चलो अल्लाह हाफिज बेटा, अगले सेशन में 15 मिनट के बाद मिलते हैं। किधर जा रहे हो तू बैठा रहे यार, बर्गर मैं खाऊंगा, चल बेटा, ठीक है।